गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जान लें। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या उद्देश्य होता है इसको बनाने का, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस। नीड और इंपॉर्टेंस दोनों सेम होता है, आप जानते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तो पहले यूनिट में है। आप देखेंगे यूनिट नंबर जो 3 और 4 है उसमें दो चीजें दिया है। एक तो एक कंसेप्ट दे दिया है यूनिट नंबर 3 में, ये यूनिट 3 है आपका नए सिलेबस में, और यूनिट 4 में इसके टूल्स दे दिया है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसको दोनों अलग नहीं पढ़ सकते हम लोग कि 3 टॉपिक अलग पढ़े और टूल्स को अलग कर दें। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग एक टूल्स होता है, ये गियरिंग GEARING, कैपिटल गियरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सोर्सेज ऑफ फंड्स। यूनिट 3 और 4 को एक साथ पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम क्या करें 3 टॉपिक अलग पढ़ाएं 3 अलग पढ़ाएं, नहीं। आपका ये पूरा जो 6 कंसेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो यूनिट 3 और 4 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को जानना है। यानी आज के टॉपिक में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी में लिमिटेशन भी हम लोग अगर बताना चाहें तो लिमिटेशन भी बता सकते हैं। कैपिटल गियरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सोर्सेज ऑफ फंड, ये सब बातों को हम लोग बता सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट पर। नए सिलेबस में इसको 2 यूनिट में डिवाइड किया है, हम लोग एक ही यूनिट में पढ़ेंगे, एक ही यूनिट के गाइडेंस में काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट। आप जानते हैं कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, पूंजी, चाहे हम घर से लें चाहे बाहर से लें, और वो कैपिटल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उधार ले रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उधार ले रहे हैं। अगर इन सब बातों को हम लोग पहले से न कर लें, यानी फॉरकास्टिंग ऑफ, ये प्लानिंग से पहले एक प्रक्रिया होती है फॉरकास्टिंग, फोरकास्टिंग ऑफ ओन्ड कैपिटल यानी सोर्सेज ऑफ कैपिटल, आइदर इट कैन बी बोरोड कैपिटल और ओन्ड कैपिटल, डेब्ट कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल, कई चीजें इनके बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर इनके बारे में हम लोग पहले से पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपको मैं बताऊं कंसेप्ट, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा जनरल मैनेजमेंट का, पोस्ट का। मैं थोड़ा सा बेस पर आता हूं, बेस पर। इस कंसेप्ट को वर्ल्ड लेवल पर लूथर बुलिक साहब ने दिया था। ये घटना है 1911 की। लूथर बुलिक क्या कहते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो प्लानिंग जरूरी होती है। वो बात की बात है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो जनरल फंक्शन, जो जनरल मैनेजमेंट का फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसमें आपके 3 टर्म जो है, प्लानिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये 3 एलिमेंट्स कहां पर चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लान की तरफ आपको लेके जाएंगे। ये तीनों टर्म का रिश्ता कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में
बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। सर कैसे सपोर्ट करेगा, जरा आप बताओगे? हाँ बताएंगे। लूथर बुलिक कहते हैं कि बहुत लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि छोटा बिजनेस करेंगे, इससे बड़ा बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, लेकिन इसको रोकने वाला कौन है? इसको रोकने वाला बजट होता है। कभी कभी आप पैसे की वजह से ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बड़े बड़े बिजनेस प्लान करने के बाद भी बंद कर देते हैं आप, क्योंकि आपने सोचा था बैंक से लोन मिल जाएगा, नहीं मिला। आपने सोचा था किसी आदमी से लोन मिल जाएगा, नहीं मिला। ये सब कई एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग छोटा शब्द नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसी कीमत पर छोटा शब्द नहीं होता है। यानी एक बात हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल बजट के आधार पर होता है। ये बात आती है। अब हम लोग कंसेप्ट के बारे में देखें तो मैं लूथर बुलिक की बात कर रहा था, अब हम लोग कंसेप्ट पर आते हैं। कंसेप्ट क्या है मैं बताने और लिखने जा रहा हूं, समझाने। इट इज मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन फंक्शन मतलब मुख्य कार्य होता है। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मुख्य कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव वर्क, which explain about the सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा, पॉलिसीज, प्रोसीजर, पॉलिसी प्रोसीजर, बस रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ऑफ फाइनेंस। ये धन के बारे में बताता है कि जो शब्द मैंने लिखे बहुत गिने चुने शब्द हैं कि कहां से पैसा आवेगा, पैसा लाने की नीतियां क्या होंगी, पॉलिसीज क्या होती, प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसीजर किस तरीके से लिया जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी कि नहीं होगी, और बजटिंग होगी कि नहीं। बहुत लोग मैंने बताया ना प्लानिंग और बजटिंग का कोरिलेशन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कहीं भी अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और इसके अंदर कई लोग आ जाते हैं। ये डायग्राम आपको भी याद दिला देगा, इसमें कई चीजें आपको दिखेंगी। एक तो सबसे पहले कि क्या सोर्सेज है, पैसा आने का साधन क्या है, फाइनेंशियल मान लो पैसा आ गया तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस, इसको हम क्यों ले रहे हैं, कहाँ खर्च करेंगे, यानी यूजेस। फाइनेंशियल पॉलिसी बनती है, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल बजटिंग। ये गांव में कहावत है, ये देहाती में कहावत है कि पैर उतनी फैलानी चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग पे जाकर उतरती है। ये कहती है बजट के आधार पर प्लान करो। अगर आपका बजट नहीं सही बैठ रहा है तो जानबूझ के पैसा ना फंसाइए, नहीं तो आपका भारी भरकम नुकसान होगा। ये बात आपको जानना और समझना पड़ेगा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बताता है कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फंड, व्हाट आर द फाइनेंशियल पॉलिसीज, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल बजटिंग। ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो नेचर होता है वो दो नेचर हो सकता है। पैसा हम लोग किस उद्देश्य से ले सकते हैं,
फाइनेंशियल प्लानिंग का नेचर हम लोग थोड़ा सा जान लें इसी कंसेप्ट के साथ। नेचर या टाइप्स जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो उद्देश्य हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, सॉरी। एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। शॉर्ट टर्म में अगर अकाउंट की भाषा में देखें तो 1 साल के लिए होता है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। और इसमें अगर अकाउंट की भाषा में बात करें तो मोर देन 1 ईयर, कि जब हम फाइनेंस की सिस्टम की बात करें 1 से ज़्यादा साल के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान हो गया। ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्लान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान टू। हाँ, इसको ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, उद्देश्य क्या होता है। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट के बाद, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, वित्तीय नियोजन के हम लोग क्यों पढ़ते। सबसे पहले ये जानने के लिए टू एंश्योर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फंड, कि क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला उद्देश्य टू एंश्योर द sufficient amounts of fund, sufficient amount of fund है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए। दूसरी चीज बैलेंस रिस्क एंड कॉस्ट, ये भी जान लें कि कितना रिस्क अभी बचा है और क्या खर्च आएगा उस पर। बैलेंस रिस्क एंड कॉस्ट का मतलब कहाँ पैसा लगा दे कि कहाँ, देखिए आजकल आदमी पैसा लगाने से पहले 4 बार सोचता है, और मान लीजिए अगर कहीं पैसा फंसा दिया हो थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, तो उसके बाद उसमें अभी कितना रिस्क है, बैलेंस रिस्क और क्या कॉस्ट आएगा। इट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लिक्विडिटी, तरलता, कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में, उसमें कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तरलता होगी कि नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तरलता होगी कि नहीं होगी। लिक्विडिटी मतलब जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते, ये बात। सिंपलिसिटी, प्रोजेक्ट ऐसा हो कि गधा भी समझ ले। फाइनेंशियल प्लान इस तरीके से करें कि आम आदमी भी समझ जाए कि माहौल क्या है इसका, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 5वां, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो शब्द आता है मार्केट में क्यों है, फाइनेंशियल प्लान बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर आपने फाइनेंशियल प्लान बनाने जिद बना लिया केवल यही काम करना है, बहुत लोग लॉकडाउन में सोचे तो बस यही काम करके कमाएंगे, लेकिन समय की मार सबसे खतरनाक मार होती है। समय ने ऐसा मारा कि लोग उस बजट को छोड़कर, उस प्रोजेक्ट को छोड़कर, उस काम को छोड़कर दूसरे काम में आ गए। रिजिड नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ये इसका उद्देश्य है। इकोनॉमी, फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें बचत हो। इकोनॉमी मतलब बचत। तो इस बार फिर से जान लें फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। फ्यूचर में व्हाट आर द सोर्स ऑफ फंड, उसका पाने का पॉलिसी प्रोसीजर, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सब चीज़ों को फाइनेंशियल प्लानिंग में रखते हैं। नेचर इसके 2 हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, टू एंश्योर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड, पैसा पर्याप्त है कि नहीं है। बैलेंस रिस्क एंड कॉस्ट, क्या क्या रिस्क अभी बाकी है, उसके खर्च क्या है।
लिक्विडिटी, जिस प्रोजेक्ट में आप फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं उसमें कैश मिलेगा कि क्या होगा, सिंपलिसिटी वो समझ में आ रहा है कि अनायास पैसे लगाए पड़े हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रिजिड नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा होने पर आदमी एडजस्टमेंट करे, इकानमी बचत हो रही है कि नहीं बचत हो रही है, ये चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है ये। अब हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट आर द प्रोसीजर या फैक्टर अफेक्टिंग टू द फाइनेंशियल प्लान। ये कंसेप्ट में भी आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत तगड़ा सवाल है। अभी हम लोग कंसेप्ट के अंदर ही चल रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा कंसेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रभाव डाल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डाल रहे हैं, ये बात। सबसे पहले जैसे नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द बिजनेस, पहला फैक्टर नेचर ऑफ द बिजनेस या इंडस्ट्री आप कह सकते हो, उद्योग कह सकते हो। देखो बेटे, बिजनेस की साइज के आधार पर हम लोग काम करते हैं। नेचर का मतलब ये, बिजनेस की साइज अगर बहुत बड़ी है तो आपको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। अगर बिजनेस की साइज वही छोटी है, स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री काम कर रही है, तो आपको कम पैसे की जरूरत होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात। दूसरी बात आपको जान लेना है कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ द कंपनी इन इंडस्ट्री। स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस सही है कि नहीं, स्टेटस ऑफ कंपनी इन इंडस्ट्री। देखिए, बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनका स्टेटस नेगेटिव होता है तो उनको लोन नहीं मिलता है। जिनका स्टेटस सही होता है, यानी जो अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार होते हैं, लोन वगैरह टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उनको जो है उनकी गुडविल अच्छी होती है, उनको लोन वगैरह मिल जाता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिल पाता है। ये अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये भी एक फैक्टर है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो आपके अल्टरनेटिव साधन हैं फाइनेंस के। केवल बाप के पैसे के ऊपर मत कूदो ज्यादा कि आपके बाप ने दे दिया 2-4 लाख 2-4 करोड़ तो उसी में आप खुश हो गए और दोबारा फिर किसी और साधन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। इससे क्या होगा, इससे हमको आपको बहुत समस्या आएगी। इसीलिए हमको ऑप्शन रखना चाहिए कि कैपिटल कहां से आ सकता है, इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब केवल एक जगहों से पैसा नहीं लेना चाहिए। आप प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा ले सकते हैं, इक्विटी शेयर से भी ले सकते हैं, डेब्ट से भी ले सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की नेचर कई है। आपके पास कई साधन होते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ द कैपिटल, ये भी एक फैक्टर होता है। और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर के कामों के लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा आपको चाहिए। कभी कभी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे घर के अंदर काम कराना, किचन बनवाना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो। बाउंड्री और गेट की बात करना एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल होता है, ये भी एक फैक्टर बनता है। इसकी वजह से असर पड़ता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द कंट्रोल। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट
टुवर्ड्स कंट्रोल। बहुत मैनेजर ऐसे हैं जो पूरे बिजनेस को खा जाते हैं, जो पाई का हिसाब नहीं रखते हैं। असली बिजनेसमैन कौन है, असली मैनेजर कौन है? जो कंट्रोलिंग पर रखता हो ध्यान, जो उड़ाने पर ध्यान न रखता हो, जो कंट्रोलिंग पर ध्यान रखता हो। तो इसका भी फाइनेंशियल प्लान पर बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर तगड़ी है तब तो बहुत तगड़ा व्यापार और फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा। और अगर आपका कंट्रोलिंग पावर कमजोर है, बहुत लोग उड़ते जलते हैं, एक बार कमा लिए उड़ाते रह गए, उनका नुकसान पैदा है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। व्हाट आर द फैक्टर्स? फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव में भी है, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। इससे भी कम ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी आप बैंक से ज़्यादा लोन ले लिए, घर से कम लिए, पर कोई लोग रिजिड हो गए, नहीं बाप तुम ही पैसा दो, बगैर तुम्हारे पैसे के हम काम नहीं करेंगे, ये गलत होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीति, सरकार जो है तमाम प्रकार का पॉलिसी चेंज करता रहता है समय समय पर। बैंक रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा घटा दिया, तो आपका आरबीआई ने अगर ऐसा कर दिया तो लोन महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है। इसके आधार पर हम लोगों को समस्याएं आ सकती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो ये भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोगों को जान लेना है। ये चीज़ आपको जान लेना बहुत जरूरी थी। ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बात आपको ध्यान रखना है। और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या इम्पॉर्टेंस है, इनको हम लोग जान सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस की बात करें, इस सिलेबस मुझे बार बार इसलिए देखना पड़ता है, कभी कभी नए सिलेबस में इम्पॉर्टेंस अलग कर दिया है, वो स्कोप अलग कर दिया है, इसलिए आपको उतना ही पढ़ाना है जितना है। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक हमने आपको पढ़ाया व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा हम लोग कैसे करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या करें, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग विच आर द फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब बातें हमने बता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, महत्व होते हैं, नीड होती है, ये नीड एंड इम्पॉर्टेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत सबसे ज्यादा आदमी को या व्यापारी को होती है इन्फ्लेशन की दशा में, महंगाई। तो नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन केस ऑफ मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अगर महंगाई आ गया, अब यही होता है जिंदगी में, अगर आप पहले से आपने साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया, साउंड मतलब कि कभी भी आपकी फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ ना होने पाए। अगर आपने बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लान किया है तो महंगाई आने पर आप कभी भी घबराते नहीं, उस महंगाई से निपटा जा सकता है। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा भी कसर कर दिया, चूक कर दिया, तो 100% महंगाई आने पर आपका बिजनेस धड़ाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये यहाँ जरूर नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन टैक्स मैनेजमेंट, ये अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, यानी सोर्सेज और फंड को आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया है, तो सरकार को टैक्स मैनेजमेंट करने में आपका नुकसान नहीं होगा। नहीं तो पता लगा इनकम ज्यादा दिखाए हो, खर्च कम दिखाए हो, आईटीआर गलत हो जाएगा, खर्चों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए हो, इनकम कम दिखाए हो, तो भी टैक्स मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टैक्स मैनेजमेंट सही करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही होनी चाहिए। ये नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन कंटीजेंसी फंड,
कंटीजेंसी फंड। देखो कभी कभी दिन आपका खराब हो जाता है, जैसे लॉकडाउन में जो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कंटीजेंसी मतलब कैजुअलिटी के लिए पैसा जरूर रखते हैं। अगर आपने कंटीजेंसी फंड बनाया है, ये भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि जब कभी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, चोरी बंडोली हो गया, तो इस चीज से निपटने के लिए आपने पहले से पैसा रखा है, तब तो आपका बिजनेस सिक्योर है। अदरवाइज आप खतरे में पड़ जाएंगे, 100% आप खतरे में पड़ जाएंगे। इसका मतलब कंटीजेंसी पीरियड में फाइनेंशियल प्लानिंग अगर बेहतर हुई है तो बहुत काम होता है, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाता है। नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में, जोखिम विश्लेषण में बहुत लोग पैसा लगाने से पहले 40 बार सोचते हैं। अगर मान लीजिए गलती से एक बार आपका नुकसान हो गया, जो मारवाड़ी होते हैं, जो सही बिजनेसमैन होते हैं, वो एक बार नहीं कम से कम 2 बार 3 बार वो डूबते हैं, इंसॉल्वेंट होते हैं, तब वो सही बिजनेसमैन के रूप में उभरते हैं। जैसे नेताओं के ऊपर देश भर के मुकदमे हो जाते हैं, तब उनको नेता मान लिया जाता है। उसी तरीके से व्यापारियों का भी एक वो है कि व्यापारी जब तक सही से 2-3 बार इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं तो उनके ठप्पा नहीं लगता व्यापारी। तो कहने का मतलब रिस्क एनालिसिस में भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा सहयोग होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर आपको बेहतर, देखिए अगर सही जगह पैसा लगाना है कैपिटल बजटिंग के टूल्स में, जैसे 2 प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट है, बैंक में जमा करें कि ना जमा करें, ये सब अगर हम लोग पहले से समझ लें, पता लगा जमीन पैसा लगा दिए, विवादित जमीन थे, पूरा पैसा डाउन हो गया, खत्म हो गया, फंस गया, डूब गया, वाटर्ड कैपिटल हो गई, तो या बैंक में जमा किए तो सुरक्षित रही। कभी कभी बैंक वाली डिपॉजिट मनी सुरक्षित रहती है, कभी कभी रियल एस्टेट में लगा दिए तो शेयर मार्केट में लगा दिए तो वहाँ से जरूरी हो जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जरूर पड़ेगी। डिविडेंड पॉलिसी, नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन डिविडेंड डिसीजन। कितना डिविडेंड दिया जाए, आपने पढ़ा होगा डिविडेंड पॉलिसी 3 होती है। स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी यानी डिविडेंड कम दिया जाए, पैसा ज्यादा रोक लिया जाए। लिबरल, उल्टा हो जाए राजा हरिश्चंद्र कि 100 रुपए कमाए 90 रुपए डिविडेंड बांट दिए और 10 रुपए रख लिए। या फेयर डिविडेंड पॉलिसी 1:1 का रेशियो, ये भी फाइनेंशियल प्लान का ही असर होता है। तो फाइनेंशियल डिविडेंड पॉलिसी करते समय भी फाइनेंशियल प्लान की जरूरत होती है। तो बच्चों अभी मैंने लेक्चर लिया जो दूसरा लेक्चर था, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन केस ऑफ मॉनेटरी इन्फ्लेशन, टैक्स प्लानिंग, कंटीजेंसी फंड, रिस्क एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये आपके हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इनको हम लोगों को जानना है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट को है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लास्ट टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे पहले मैं आज पहले पढ़ा देता हूँ सोर्सेज ऑफ फंड। ये व्हाट इज द सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, ये भी हम लोग जान लें। मैंने अभी बताया ना शॉर्ट टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म सोर्सेज।
लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये दोनों बातें आपको जान लेना है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो जिसकी जरूरत 1 वर्ष के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। दोनों बातों को आपको जान लेना है। ये चीज आप पहले भी जान लिए हैं। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज में भी काफी चीजें हैं, इनको हम लोग बताते हैं। हम आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म सोर्सेज के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, कहां से पैसा हम लोग लेते हैं, ये बात आती है। जैसे ट्रेड क्रेडिट, उधार, जब आप उधार ले लेते हैं शॉर्ट टर्म में, उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। दूसरा साधन है लीज पर कोई काम करना, लीज फाइनेंस, ये भी शॉर्ट टर्म में आ सकता है। लीज का नेचर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है। तो शॉर्ट टर्म वाली लीज पर जो हम लोग चीजें लेते हैं वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटीज होती है, 1 साल के लिए आपको लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हायर परचेज सिस्टम, पता लगा आपने 1 साल में ही सब काम कर लिए, कोई भी गाड़ी का फाइनेंस कराया, लोन कराया आपने, और 1 साल के अंदर सभी किस्तों का भुगतान आपने कर दिया, ये आपका हायर परचेज सिस्टम वगैरह भी इसी में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन रिलेटेड फ्रॉम बिल्स पेबल, ये जब हम लोग 1 साल के लिए कोई लोन लेते हैं तो उसको करंट लायबिलिटीज के रूप में इनका जब पेमेंट होता है, या इंटर कॉर्पोरेट लोन, आपस में जब कंपनियां एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, ये कंपनी दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को, ये सब जब देती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब लोन के बदले सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, ये सब एग्जांपल है शॉर्ट टर्म। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर इशू करके जब हम लोग पैसा लेते हैं, इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अदर फंड्स, और भी जो छोटे छोटे जगहों से पैसे आते हैं। ये लगभग मैंने 8-10 आपको ये फाइनेंस के साधन हमने बता दिया, जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के साधन आपको बताएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस की चीज़ें मैंने आपको बता दिया। हायर परचेज सिस्टम वगैरह आप बहुत बेहतर से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में चीज़ें कहाँ से आती हैं। ये तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म में मतलब जहाँ से हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट वाला कंसेप्ट आता है, उस पर हम लोग बात करें। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, ये आप घर से पैसा ले रहे हैं, इंटरनल कैपिटल, कि बाहर से आप पैसा लेते हैं, कहाँ से पैसा आप लेते हैं, ये बात होती है। इनको आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम लोग 2 देखते हैं, एक तो इंटरनल सोर्सेज, घर से आपने पैसा लगाया है। एक्सटर्नल सोर्सेज, कहाँ से आपने पैसा लिया, ये चीजें आपको लगेगी। इंटरनल सोर्सेज में मान लीजिए आपने घर से पैसा ले लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने शेयर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर से पैसा आ गया, प्रेफरेंस शेयर से आ गया, या आपने पुराने रिजर्व और सरप्लस से आपने पैसा ले लिया, पुराने जो प्रॉफिट वगैरह आपने रखा है वहां से पैसा रख लिया। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब जो डेब्ट कैपिटल है, जैसे आपने डिबेंचर से पैसा ले लिया, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन से पैसा ले लिया, अदर लॉन्ग टर्म लोन से पैसा आपको मिल गया। ये कहीं न कहीं ये आपको डेब्ट की तरफ लेके जाता है, बोरोड कैपिटल की लेके ले जाता है। और इंटरनल का मतलब ओन्ड कैपिटल, ये घर की पूंजी है।
और ये बाहर की पूंजी हिंदी मीडियम में जो लोग बैठे हैं क्लास में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज है, यानी हम लोग सोर्सेज आप फंड पढ़ लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने 10 एग्जाम्पल दिया और लॉन्ग टर्म में हमने 6 एग्जाम्पल दिया। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। 16 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो पहला आपका साधन हो गया, पहला टूल्स हो गया, इस टूल्स को हमने पढ़ा। दूसरे टूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा टूल्स हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग सर ये क्या है? ये तो गाड़ी में गियर लगाने वाली बात चल रही क्या? नहीं, कैपिटल गियरिंग का मतलब ये है गाड़ी में गियर न लगाना। कैपिटल गियरिंग आपको बताता है कि किसी भी बिजनेस में जो हम लोग फिक्स चार्ज कैपिटल होती है। सर ये फिक्स चार्ज कैपिटल क्या है? अभी आपने उस दिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, आपको याद होगा। फिक्स चार्ज कैपिटल का मतलब ये होता है जिस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स हो। जब इंटरेस्ट देना और डिविडेंड देना फिक्स हो जाए, जिस कैपिटल पर इंटरेस्ट और डिविडेंड आपके फिक्स होते हैं वो फिक्स चार्ज कैपिटल है। जैसे डिवेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल आपके क्या बनेंगे, ध्यान रखना है। डिवेंचर, डिवेंचर पर आपने देखा इंटरेस्ट देना फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस पर आप देखते हैं डिविडेंड पे करना फिक्स होता है। अदर लॉन्ग टर्म लोन जैसे बैंक लोन है, इस पर आप देखते हैं इंटरेस्ट देना फिक्स होता है। तो जिस कैपिटल पर इंटरेस्ट और डिविडेंड देना फिक्स होता है उसको एफसीसी बोलते हैं, फिक्स चार्ज कैपिटल बोलते हैं। और बीसीसी क्या होता है? वेरिएबल चार्ज। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, वेरिएबल चार्ज कैपिटल की बात कर लें कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल चार्ज कैपिटल, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। यानी बीसीसी क्या है? जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जब इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स ना हो, जिस कैपिटल पर इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स नहीं होता है उनको बीसीसी कहते हैं। बीनीथ कॉमर्स क्लासेस नहीं, बीसीसी का मतलब वेरिएबल चार्ज कैपिटल ये, और एफसीसी का मतलब फिक्स चार्ज कैपिटल। तो जहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट करना फिक्स नहीं होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड नहीं दिया जाता। जैसे मैं आपको बताऊं रिजर्व एंड सरप्लस, इस पर कोई भी खर्च फिक्स नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं रिटेन्ड अर्निंग, इस पर जनरली कोई कॉस्ट नहीं आती, इसीलिए इसको बीसीसी यानी वेरिएबल चार्ज कैपिटल बोलते हैं। तो फिर से जानना, कैपिटल गियरिंग का आता है किसी बिजनेस में दो टाइप का कैपिटल होते हैं। फिक्स चार्ज कैपिटल जहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स होता है, जैसे डिबेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स। एक वेरिएबल चार्ज कैपिटल होता है जैसे इक्विटी शेयर, जैसे रिजर्व सरप्लस, जैसे रिटेन्ड अर्निंग। इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को मैं बताने चल रहा हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स चार्ज कैपिटल एंड वेरिएबल चार्ज कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है। इट एक्सप्लेन अबाउट द फिक्स चार्ज कैपिटल एंड वेरिएबल चार्ज कैपिटल इन ए बिजनेस, किसी व्यवसाय में। इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप, लिखिए रेशियो। एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एफसीसी यानी फिक्स चार्ज कैपिटल एंड
वेरिएबल चार्ज कैपिटल इन ए बिजनेस, किसी व्यवसाय में फिक्स चार्ज कैपिटल और वेरिएबल चार्ज कैपिटल के बीच का रिलेशन बताती है। और इस रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी को कैपिटल गियरिंग कहते हैं। इसीलिए कैपिटल गियरिंग कैसे निकलता है, इसका फार्मूला होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू FCC अपॉन VCC। ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, FCC दिया है और VCC भी दिया है। FCC में 6% डिवेंचर लोन, 1 लाख रुपए का डिवेंचर लोन है। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का है। 8% लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन से आपके हैं 8 लाख। तो FCC हो गया। और VCC में मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व सरप्लस मान लीजिए ये भी आपका 4 लाख। रिटेन्ड अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग 2 लाख। तो आप देख रहे हैं ये भी 11 लाख है और ये भी 11 लाख है, दोनों बराबर हैं। तो 1:1 का रेशियो हो गया। 11 लाख अपान 11 लाख यानी 1:1 का रेशियो है। तो कैपिटल गियरिंग क्या बताता है, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज कैपिटल के बीच के रेशियो को कैपिटल गियरिंग, पूंजी मिलान, पूंजी का मिलान करना, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। और बेटे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग क्या है, कितने टाइप की कैपिटल गियरिंग होती है, ये भी हम लोग जान लें। टाइप्स, तो कैपिटल गियरिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हायर कैपिटल गियरिंग, हायर कैपिटल गियरिंग, हायर कैपिटल गियरिंग क्या है, और दूसरा लोअर कैपिटल गियरिंग, लोअर कैपिटल गियरिंग। हायर कैपिटल गियरिंग क्या है, जब FCC बड़ा हो, व्हेन FCC इज मोर देन VCC, जब FCC VCC से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपका FCC 80 लाख है और VCC 70 लाख, ये सवाल है, इसको हम लोग बोलेंगे हायर कैपिटल गियरिंग, ये एग्जाम्पल हो गया। लेकिन लोअर कैपिटल गियरिंग क्या है, जब FCC कम, यानी when FCC is less than VCC, जब FCC VCC से कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये लोअर गियरिंग हो। जैसे FCC मान लीजिए 70 लाख और VCC 80 लाख, ये लोअर गियरिंग। यानी कैपिटल गियरिंग के 2 रेशियो होते हैं। हायर गियरिंग जब फिक्स चार्ज कैपिटल वेरिएबल चार्ज कैपिटल से ज्यादा हो, जैसे फिक्स चार्ज कैपिटल आपका था 80 लाख, वेरिएबल चार्ज कैपिटल 70 लाख। लोअर कैपिटल गियरिंग व्हेन FCC इज लेस देन VCC। ये बातें क्लियर हो गई जी सर, इसको कैपिटल गियरिंग बोला गया। तो अभी तक हमने 2 टूल्स बताया, फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 टूल्स पढ़ा दिया हमने। पहला टूल्स आपको बताया सोर्सेज ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसमें 16 टाइप की चीजें हमने आपको बताया। दूसरा कैपिटल गियरिंग, और एक लास्ट में चीज और बताते हैं ताकि ये सिलेबस कंप्लीट हो। ये लास्ट वाली बात क्या है, तीसरा कोर्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार, देखिए नाम के विपरीत है। लोग कहते हैं सर
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब जब हम इक्विटी शेयर पर बिजनेस करते हैं, नहीं, जब हम लोन पर बिजनेस करते हैं जहां पर फाइनेंशियल चार्ज देना यानी इंटरेस्ट देना फिक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इट इज पार्ट ऑफ लोनेबल कैपिटल। लोनेबल कैपिटल का पार्ट होता है जहां पर ऋण लेना, बोरोड कैपिटल। लोनेबल कैपिटल बोलिए या बोरोड कैपिटल बोलिए। आपको मैंने लीवरेज पढ़ाया था, याद होगा। लीवरेज में भले वो सिलेबस के बाहर चला गया, 30% सिलेबस उसको आपने काट दिया, लेकिन लीवरेज में आपने एक लीवरेज पढ़ा था, फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल जो लीवरेज होता है उसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। यानी इट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। इसी को फाइनेंशियल लीवरेज भी कहा जाता है। सर फाइनेंशियल लीवरेज, अच्छा आपने पढ़ाया था सर, फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है? इट एक्सप्लेन अबाउट which explain about ratio between earning before interest and tax and EBIT and EBT। earning before tax, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स के बारे में बताता है। सर ये रिश्ता कैसा है? यहाँ कैसे आप प्रूव कर सकते हैं लोन का मामला है? सर है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपने लोन नहीं दिया होता तो इंटरेस्ट कैसे देते, और इंटरेस्ट ना देते तो उसके बाद इंटरेस्ट का ईबीटी का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब इंटरेस्ट पे हो चुका है। यानी ये फाइनेंशियल लीवरेज है या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EBT। ये बात आपको जान लेना है। सर ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं बताता हूँ। आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लीवरेज, आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बताया था कि जैसे आपकी सेल वैल्यू 8 लाख रुपए है, इसमें जब टोटल वेरिएबल कास्ट टीवीसी मान लीजिए 3 लाख है, टीवीसी माइनस हो गया तो जो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन कितना आया? मान लीजिए 5 लाख। कंट्रीब्यूशन को सी बोलो लेस टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट मान लीजिए 2.5 लाख हो, इसको भी माइनस कर दिए तो बच गया EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख और लेस। अगर EBIT 2.5 लाख बच रहा है तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 था, इसको आपने पे कर दिया तो EBT क्या बचा? EBT बच गया 2 लाख। और यही फाइनेंशियल लीवरेज है या इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन में 2,50,000 ये लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है और लोन देने के बाद का प्रॉफिट क्या है? 2 लाख। इनके बीच का रेशियो क्या है? 25 और 20, यानी 5 से कैंसिल कर दिए, 5 और 4 कि लोन देने से यानी इंटरेस्ट पे करने से पहले का प्रॉफिट 5 रुपए था, इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट 4 रुपए है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार इसे कहा जाता है। तो आज के क्लास में बच्चों हमने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बताया। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 और 4 को अलग अलग किया गया था, जिसमें 6 चीज़ें थी, मैंने उसको आपको एक साथ पढ़ा दिया। अब हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, जैसे बैलेंस शीट है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।